नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पहले के वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने अब तक अध्ययन किया था। सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, सेकंड नंबर पर आपके डच आए थे, थर्ड नंबर पर अंग्रेज आए थे, फोर्थ नंबर पर डेनिश आए थे। अब देखिएगा विद्यार्थियों, जो अंतिम रूप से आपकी यूरोपीय कंपनी या शक्ति भारत में आई थी वह फ्रांसीसी थे। तो आज हम फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई। यानी कि वहाँ के जो सम्राट होते थे और उस समय वहाँ का जो सम्राट था 1664 में, वह लुई 14वें के नाम से जानते थे और उसका मंत्री था कोलबर्ट। उसके द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। अब देखिएगा, जो ये भारत में पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री विभिन्न स्थानों पर अपनी बनाते हैं, वह इन्होंने कहाँ स्थापित की देखते हैं। फ्रांसीसियों ने अपनी जो सबसे पहली फैक्ट्री बनाई थी वह 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित की गई, तथा जो दूसरी फैक्ट्री थी वह गोलकुंडा के शासक से अनुमति लेकर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी। अब देखिएगा, इन सभी कंपनियों के ऊपर जो नियंत्रण था या इनका जो मुख्यालय होता था, जैसे भारत में जो अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने शुरुआती स्तर पर जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, उसका मुख्यालय उन्होंने रखा था सूरत। कहाँ रखा था? सूरत। इसी प्रकार भारत में अब फ्रेंच कंपनियों की स्थापना हो रही है और ये विभिन्न स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे हैं। तो ये भी इन सब फैक्ट्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण करने के लिए एक मुख्य फैक्ट्री या मुख्यालय स्थापित करते हैं। तो इन्होंने जो मुख्यालय बनाया था वो पांडिचेरी को बनाया था, जहाँ पर फ्रांसीसियों ने 1673 से 1674 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अब देखिएगा, फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। अब अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों ने डचों को भी हरा दिया था, पुर्तगालियों का भी प्रभाव कम कर दिया था, डेनिश वैसे ही चले गए थे। अब उनके सामने जो सबसे बड़ी उनका जो दुश्मन या जिनसे उनको संघर्ष करना था वह उभरती हुई शक्ति थी फ्रांसीसी, क्योंकि दोनों ही बड़ी शक्तियाँ थी। इसलिए अब इनके बीच अपने को संघर्ष देखने को मिलेगा। फ्रेंच कंपनी के आने से पहले अंग्रेज भारत में आ चुके थे, इसलिए दोनों कंपनियों ने अपने प्रभुत्व को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया। अब देखिए, 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बनकर आया, तो उसके काल में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई। डुप्ले ने भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा, परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। अब देखिए, जब यहाँ पर यह भी एक तरह से व्यापारिक रूप से विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों की स्थापना कर चुके थे फ्रांसीसी, तो इन्होंने भी अपने गवर्नर भेजने शुरू कर दिए थे, जिसमें 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बनकर आता है। और ये डुप्ले बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है और आते ही भारत के विभिन्न प्रकार के, दक्षिणी भारत में जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र है उनको जीतने की कोशिश करता है। तो इस कारण से इनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं।
अब इनके जो बीच में जो भी संघर्ष होते हैं उनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो भी संघर्ष हुए उन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह कर्नाटक युद्ध कुल 3 लड़े गए हैं इनके आपस में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो आइए इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ। फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। यह ऑस्ट्रिया के अधिकार युद्ध जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था उसी का विस्तार था। यानी कि यूरोप का एक क्षेत्र है ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया पर फ्रांस भी कब्जा करना चाहता है, ब्रिटेन भी कब्जा करना चाहता है। तो भारत के बाहर ही इन दोनों देशों के मध्य संघर्ष 1740 में ही प्रारंभ हो गया था। और जब भारत के बाहर ये आपस में लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है यहाँ भी इनके बीच संघर्ष आरंभ हो जाएगा। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वह इसी ऑस्ट्रिया अधिकार युद्ध का विस्तार था या परिणाम था। अब इस बीच क्या होता है कि इन दोनों ही शक्तियों को पता चल गया कि अब हमारे बीच संघर्ष होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अब 2 ही बड़ी शक्तियां बची थी, यूरोपियन, फ्रेंच और अंग्रेज। तो ये दोनों ही शक्तियां अपनी अपनी सेना का गठन करना प्रारंभ करते हैं और एक दूसरे के जहाज क्षेत्र को लूटना प्रारंभ करते हैं। तो इनके बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। देखिए, डुप्ले 1741 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बन के आया, तो 1742 में अपनी भारतीय सेना का गठन किया। डुप्ले फ्रेंच गवर्नर था। यानी कि 1742 के अंदर डुप्ले ने सेना का गठन किया और अंग्रेजों ने 1746 में अपनी सेना का गठन किया। यानी कि दोनों ही अपनी अपनी सेना का गठन कर रहे हैं। अब देखिए, 1746 में एक सेनापति बोर्डनेट ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज लूट लिए। अंग्रेजी जो सेनापति होता बारकेट, उसने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज लूट लिए। इस कारण से इनके बीच संघर्ष बढ़ता गया। अब देखिए, मद्रास पर फ्रेंचों का अधिकार, यानी कि मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार। इसके तहत क्या होता है कि डुप्ले होता है गवर्नर जनरल फ्रांसीसियों का, वह मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर लाम्बूडो से मदद लेता है और मद्रास को घेर लेता है। परंतु लाम्बूडो भी एक लालची व्यक्ति होता है। वह कुछ राशि अंग्रेजों से लेकर मद्रास उनको वापस लौटा देता है, जिससे नाराज हो जाता है डुप्ले और वह इसको मान्यता देता ही नहीं है और मद्रास को अपने अधिकार में ले लेता है। परंतु पांडिचेरी से 18 मील दूर सेंट डेविड पर वह अधिकार नहीं कर सका। यानी कि मद्रास का जो सब बड़ा भूभाग था उस पर डुप्ले अधिकार कर लेता है, परंतु एक सेंट डेविड स्थान होता है वहाँ यह अधिकार नहीं कर पाता है। अब जब ये दोनों आपस में लड़ा रहे थे तो यहाँ के राजा को भी गुस्सा आता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ का राजा होता है अलबद्रुद्दीन, कर्नाटक का नवाब अलबद्रुद्दीन। वह इनको चेतावनी देता है कि अब तुम आपस में ये जो लड़ाई कर रहे हो इसको समाप्त करो। तो देखिएगा, दोनों कंपनियों के आपसी टकराव से भंग हो रही शांति को कायम करने के उद्देश्य से कर्नाटक के नवाब अलबद्रुद्दीन ने दोनों कंपनियों को युद्ध बंद करने का आदेश दिया। अब क्या करता है डुप्ले, वह अलबद्रुद्दीन को अपनी तरफ मिला लेता है और अलबद्रुद्दीन को कहता है कि मैं मद्रास, आप मेरी मदद कीजिए, मैं मद्रास जीतकर आपको सौंप दूंगा।
परंतु बाद में उसके द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर अंडियार नदी के किनारे सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना महफूज खां के नेतृत्व में तथा फ्रेंच सेना पैराडाइज के नेतृत्व में वहां पहुंची तथा उनके बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब की मदद की, यानी कि डुप्ले ने जब अपनी अलबर्दुरिन को अपनी ओर मिलाया था तो उसने आश्वासन दिया था कि मद्रास को मैं आपको सौंप दूंगा जीत कर, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। तो अब नवाब किसकी मदद लेता है? अंग्रेजों की। और इनके बीच सेंट टोमे नामक स्थान पर एक युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसियों की विजय होती है। देखिएगा, फ्रांसीसियों की लगभग 1000 संख्या वाली छोटी सेना ने 10,000 संख्या वाली नवाब की सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद एक संधि हुई, एक्सेला सापेल की संधि 1748 में। इसके द्वारा यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इसके साथ ही भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, यानी कि विदेश के अंदर या भारत के बाहर भी इनके बीच संघर्ष चल रहा था, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। तो वहां पर ये दोनों आपस में संधि कर लेते हैं, एक्सेला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में। इस कारण से वहां जो संधि होती है उसी के तहत यहाँ भी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वह समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वह 1749 से लेकर 1754 तक चला और इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वह हैदराबाद, कर्नाटक और तंजौर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया। अब हैदराबाद का जो निजाम था आसफ जहां, उसकी मृत्यु हो जाती है 1748 ईस्वी में और उसका पुत्र होता है नासिबगंज और पौत्र होता है मुजफ्फरजंग। इनके बीच उत्तराधिकार संघर्ष होता है। वही दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अलबद्दुरीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिबगा के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। अब इन दोनों ही राज्यों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो एक राज्य को तो समर्थन फ्रेंच गवर्नर दे रहा था और दूसरे को समर्थन अंग्रेज दे रहे थे। देखिए, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग एवं कर्नाटक में चंदा साहिबा को अपना समर्थन दिया। तो डुप्ले जो पक्ष ले रहा था वो हैदराबाद में मुजफ्फरजंग का ले रहा था और कर्नाटक में चंदा साहिबा का ले रहा था। तो वही दूसरी ओर अंग्रेजों ने हैदराबाद के अंदर तो नासिर जंग का पक्ष लिया तथा कर्नाटक के अंदर अलबद्दुरीन की दावेदारी का समर्थन किया। अब ये दोनों ही जब अलग अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं तो इनके बीच संघर्ष होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यह आपस में एक संधि करते हैं दिसंबर 1754 ईस्वी में कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हुई। इसके तहत दोनों पक्षों ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। यानी कि इन दोनों के बीच जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी कि यह भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें एक तरफ तो डुप्ले साथ दे रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेज साथ दे रहे थे। तो इस कारण से इनके बीच संघर्ष की जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो इन्होंने आपस में एक संधि की कि हमारा काम व्यापार करना है, इसलिए अच्छा होगा कि हम यहाँ पर अपना व्यापार ही करें और भारत के राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। तो इनके बीच 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है वह यहाँ समाप्त हो जाता है। अब जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था वह 1757 से 1763 ईस्वी तक चला। इस युद्ध का तात्कालिक कारण था क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। अब देखिए, फ्रांस ने अपनी एक फैक्ट्री चंद्रनगर, बंगाल का में स्थित चंद्रनगर में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। परंतु क्लाइव और वाटसन क्या करते हैं, उस समय का गवर्नर होते हैं अंग्रेज क्लाइव, और उसका जो साथी होता है वाटसन, वो बंगाल पर चंद्रनगर पर अधिकार कर लेते हैं। इस कारण
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवस नामक स्थान पर निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। तमिलनाडु का स्थान है वांडीवास, जहां पर जनवरी 1760 ईस्वी में इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को नेतृत्व आयरकुट ने किया तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत होती है। यानी कि अंतिम रूप से इनके बीच जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई वह 1760 ईस्वी में तमिलनाडु के वांडीवस नामक स्थान पर लड़ी गई। इसलिए इस युद्ध को हम वांडीवस युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध के बाद भारत से फ्रांसीसियों का पतन होना प्रारंभ हो गया। अब देखिए 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यानी कि जो इनका मुख्यालय था फ्रांसीसियों का, जो इनका सबसे बड़ा क्षेत्र था पांडिचेरी, जहाँ से ये अपना व्यापार चलाते थे, वहाँ पर भी अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस तरह अब ये तय हो गया था कि भारत पर जो व्यापारिक एकाधिकार होगा वह केवल और केवल अंग्रेजों का होगा और एक उभरती हुई शक्ति यूरोपियन जो भारत में धीरे धीरे व्यापारिक क्षेत्र के उद्देश्य से आई थी, परंतु यहाँ की कमजोरियों को देखते हुए उसने यहाँ के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण धीरे धीरे अंग्रेज भारत के पूरे भूभाग पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अंतिम रूप से जो फ्रांसीसी भारत में आए थे और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच पहले ही यूरोप के अंदर आपस में संघर्ष चल रहा था, इसलिए यहाँ भी उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो गए और अंतिम रूप से 1760 ईस्वी में वांडीवस की लड़ाई में फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। इसलिए अब अंग्रेजों के सामने यूरोपियन शक्ति के रूप में कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे सभी शक्तियों को हरा दिया था। डचों को भी हरा दिया, पुर्तगालियों को भी हरा दिया, डेनिस वैसे ही चले गए थे, नुकसान हो रहा था उनको। अब मुख्य बड़ी शक्ति थी फ्रांसीसी, इनको भी हरा दिया। तो अब अंग्रेजों के सामने भारत के अंदर व्यापार करने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती अब है वह है भारतीय राजा या भारतीय शासक। तो अब इनके अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच जो संघर्ष होगा वह हम अगले वीडियो से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।